नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि अगर दो बॉडी है या फिर दो कोई बॉडी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम एंड सेकंड बॉडी का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम है p1 वेक्टर एंड सेकंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम है p2 वेक्टर। बिफोर कॉलिजन ये दोनों क्या होने वाले हैं, इनका सम इक्वल होने वाला है। और ये किसके इक्वल होगा, जो सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर कॉलिजन। मान लेते हैं कि p1 डैश फर्स्ट बॉडी का एंड p2 डैश सेकंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन। अगर ये चीज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया, कांस्टेंट हो गई वैल्यू। कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करने वाले, अगेन एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, इनका हम लोग हेड ऑन कॉलिजन करवाने वाले हैं। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब जो बॉडी फर्स्ट है, ठीक है, वो फोर्स लगाएगी सेकंड किस बॉडी पे, जो बॉडी फर्स्ट है वो फोर्स लगाएगी बॉडी सेकंड पे, जो क्या फोर्स होगा F21। सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाए ड्यू टू द बॉडी फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से जो बॉडी सेकंड है वो फोर्स लगाएगी बॉडी फर्स्ट पर, बॉडी फर्स्ट पर फोर्स लगा ड्यू टू द बॉडी सेकंड। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ये दोनों ही बॉडी क्या कर रही है, दूसरे पर फोर्स लगा रही। मान लीजिए इनिशियली दोनों बॉडी का जो कह सकते हैं वेलोसिटी थी u1 और u2 थी। जब इन दोनों ने दूसरे पर फोर्स इंपार्ट किया तो इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल v1 एंड v2। इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग द कॉलिजन। सो ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी इनका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। जो फर्स्ट बॉडी है उसका मोमेंटम कैसे चेंज हो गया, p1 डैश माइनस p2 डैश, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फर्स्ट, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह से बॉडी सेकंड का भी लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन ऑफ द सेकंड बॉडी माइनस में यहाँ पे p2 आएगा, सॉरी, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी सेकंड बिफोर कॉलिजन, ये इनका चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अगर हम लोग इम्पल्स का फॉर्मूला यूज करें, इम्पल्स क्या कहा, इम्पल्स क्या कहता है कि जो फोर्स बॉडी फर्स्ट लगाती है बॉडी सेकंड में किसी भी सर्टेन टाइम डेल्टा टी में, तो वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। किस पर फोर्स लगा है, बॉडी फर्स्ट पर, बॉडी फर्स्ट पर फोर्स लगा है ड्यू टू द बॉडी सेकंड, तो चेंज इन मोमेंटम में भी किसका आएगा, बॉडी फर्स्ट का ही मोमेंटम चेंज होगा। इतना चेंज होगा डेल्टा p1 और डेल्टा p1 की वैल्यू ये। ठीक है, इसी तरह से अब क्या होगा, बॉडी सेकंड पे फोर्स लगेगा किसके कारण, ड्यू टू बॉडी फर्स्ट। बॉडी सेकंड पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट के कारण, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो सेकंड बॉडी का ही मोमेंटम चेंज होगा। कितना चेंज होगा, डेल्टा p2। डेल्टा p2 किसके इक्वल है, p2 डैश माइनस p2, इसके इक्वल हमारा सेकंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम है। ये इम्पल्स है, ये तो इम्पल्स हमने ड्राइव किए फॉर्मूले। अब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। की बॉडी फर्स्ट पर लगाया फोर्स बॉडी सेकंड है, ये तो मान लीजिए फोर्स ऑफ एक्शन है, तो बॉडी सेकंड पर भी फोर्स लगाएगी बॉडी फर्स्ट, वो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू बट अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से वैल्यू पुट करें, सॉरी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें हम स्मॉल टाइम डेल्टा टी से, तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। तो अगर इनसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इनकी वैल्यूज पुट करें तो p1 डैश वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p2 डैश वेक्टर माइनस p2 वेक्टर। अब देखिए ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस के साइन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस p2 वेक्टर डैश माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस p2 वेक्टर, यही हो जाएगा। अब माइनस p2 डैश वेक्टर को अगर हम इस साइड लेके आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 डैश वेक्टर प्लस p2 डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस p1 वेक्टर है, इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस p1 वेक्टर and plus p2 vector, मतलब the linear momentum of the both the body after the collision, ये after the collision इनका momentum है, and is equals to the linear momentum of both the body before the collision, जो कि हमें प्रूव भी करना था।
कि बिफोर द कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल हो जाए, आफ्टर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम के। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। डेफिनेशन अगर हम इसकी कंक्लूड करके डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम before collision and after collision is always conserved for an isolated system. Okay, now अब एप्लीकेशन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि गन हमारे रिकॉइल करती है जब भी हम लोग बुलेट को फायर करते हैं। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि ये आपकी गन है, ओके, और ये गन के अंदर प्लेस्ड क्या है, बुलेट। अब हम क्या करेंगे, बिफोर फायरिंग, देखिए बिफोर फायरिंग गन किसमें है, रेस्ट में। अगर गन की हम वेलोसिटी मान लें u2 और गन का मास मान लें कैपिटल M, इसी तरह से बुलेट की जो वेलोसिटी है उसको मान लें u1 और उसका मास मान लें m। तो बिफोर फायरिंग बुलेट रेस्ट पर है, गन रेस्ट पर है, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी, टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स द लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन बिफोर फायरिंग वो कितना हो जाएगा बेटा, हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या बात करते हैं आफ्टर फायरिंग, जब हम गन में से बुलेट को फायर कर देते हो, इनिशियली गन कहाँ थी, डॉटेड से जो प्रेजेंट कर रही वो विद इन द बुलेट कहाँ थे, विद इन द गन थी। जैसे हमने ट्रिगर को ऑन किया, ट्रिगर करते ही गन को जो हमारी बुलेट है वो कैसे मूव कर गई, विद वेलोसिटी v1 फॉरवर्ड मूव कर गई। जैसे हमारी बुलेट फॉरवर्ड मूव की ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जितना आगे मूव करेगी, ऑब्वियसली बात है इसका मास कम है तो ये क्या मूव करेगी, हाई वेलोसिटी से आगे मूव करेगी। जो हमारी बुलेट है इसका मास क्या है, ज्यादा है, विद कैपिटल मास m है इसका, तो इसका लीनियर मोमेंटम और बुलेट और गन का लीनियर मोमेंटम तो सेम रहने वाला है, लेकिन इसका मास क्योंकि ज्यादा है तो कम वेलोसिटी के साथ v2 वेलोसिटी के साथ ये कैसे मूव कर जाएगी, इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी बैकवर्ड, इस पोजीशन पे ये मूव कर रही है। तो अब हमें प्रूव करना है कि क्या जब बुलेट हमारी फॉरवर्ड मूव कर रही है, जो हमारी v2 वेलोसिटी है उसके साथ जो गन है वो बैकवर्ड मूव कर रही है। और कैसे हमने ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी v2 है, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग इज लेस देन द वेलोसिटी v1, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ गन इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इस चीज का एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, हम आफ्टर फायरिंग ये हमारा मोमेंटम है, बिफोर फायरिंग ये हमारा मोमेंटम है। अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिफोर फायरिंग मोमेंटम इज इक्वल्स टू द आफ्टर फायरिंग मोमेंटम। बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना बेटा, 0। 0 इज इक्वल्स टू m v1 प्लस m v2, यही हो जाएगा, 0 है। अगर इसका को इस साइड ले जाऊं तो m v2 इज इक्वल्स टू माइनस m v1, यही होगा, m v2 इज इक्वल्स टू माइनस m v1। अब यहाँ से मैं वेलोसिटी v2 फाइंड आउट कर रही हूँ, किसकी वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन सॉरी, इज इक्वल्स टू माइनस m1 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू में v1। तो v2 इज इक्वल्स टू माइनस m डिवाइडेड बाय m इनटू v1। माइनस का साइन का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन है जो यहाँ पे, इस माइनस साइन का क्या मतलब है कि v1 की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, और क्योंकि हमारी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो v1 की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो v2 वेलोसिटी की डायरेक्शन ये क्या है, अपोजिट है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करा। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ से क्या मिला हमें, जो v2 वेलोसिटी है वो किसके मास से प्रोपोर्शनल है, मास के, क्योंकि गन का मास ज्यादा है इसलिए गन की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई एज कंपेयर टू दैट ऑफ बुलेट। ओके, तो इसी तरह से और भी एप्लीकेशंस है आपकी, जैसे कि रॉकेट प्रोपेलर की है और आपकी बुक है जो आपकी प्लेस्ड है ऑन द टेबल। तो ये सारी एप्लीकेशन थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, ये न्यूमेरिकल टर्म में थी इसलिए मैंने आपको डिफाइन कर दी, वो थ्योरेटिकल है, इजी है, पढ़ के देख लेना, समझ आ जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। Now the last topic of unit 3rd A part, Newton's law of motion, is the equilibrium of co-current forces, जो क्या कहता है कि इस लॉ के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि अगर हम कोई भी एक सिस्टम कंसिडर कर लें, ठीक है, हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ सिस्टम है तो मे बी 2, 3, 4 एनथ नंबर ऑफ हमारे जो फोर्सेज है वो एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, कोई ऐसी सच सिचुएशन क्रिएट हो जाए
कि जो एक्सटर्नल फोर्स, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम में एक्ट कर रहा है, सिस्टम में पार्टिकल्स में एक्ट कर सकता है, वो एटम में, मॉलिक्यूल्स में, किसी पे भी वो एक्ट कर सकता है, मे बी मैक्रोस्कोपिक लेवल में वो बॉडीज पर भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ पार्टिकल दिया, ऑल्दो वो पार्टिकल्स पे नहीं, बॉडी पे भी एक्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे सिस्टम में एक्ट कर रहा है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक तो वन डायमेंशंस की बात करते हैं कि अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन हमने दो वेक्टर्स ले लिए। फर्स्ट वेक्टर है, हम मान लेते हैं कि हमारा ओ ए वेक्टर है और सेकेंड हमारा ओ बी वेक्टर है। जो ओ ए वेक्टर है वो फर्स्ट फोर्स F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकेंड हमारा वेक्टर है ओ बी वेक्टर वो सेकेंड फोर्स F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे बॉडी में जो भी सिस्टम में बॉडी, यहाँ पे क्या है, सिस्टम में दो वेक्टर्स है, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, इनका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सॉरी जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो इसका मतलब F1 फोर्स किसके अपोजिट हो गया, दैट ऑफ F2 फोर्स। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एक सिस्टम ऐसा कंसीडर करें जिसमें हमारे पास दो फोर्स नहीं, दो की बजाय तीन फोर्स हो। मान लीजिए हमारा ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट फोर्स F1 को, ठीक है, इसी तरह से ओ बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड फोर्स F2 को, एंड ओ सी डैश हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड फोर्स F3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कंसिडर करते हैं इस चीज को, देखिए अभी ये नहीं है, फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओ ए सी डैश बी, ये एक हमारा पैरेललोग्राम की तरह फॉर्म में है, F1 F2 एंड F3 वेक्टर किसकी फॉर्म बना रहे, पैरेललोग्राम की फॉर्म बना रहे। ये फर्स्ट वेक्टर अगर हमारा कंसीडर करें, फर्स्ट वेक्टर का हेड अटैच है सेकंड वेक्टर के टेल से, और जो रिजल्टेंट F3 वेक्टर है उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से अटैच है और फाइनल वेक्टर, सॉरी सेकंड वेक्टर के हेड से अटैच है। तो पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, ये जो हमारा सेकंड वेक्टर है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट ओ सी डैश वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम कर ले यहाँ पे ऐड साइड ओ सी जो वेक्टर है जिसको हम मान सकते हैं हमारा कोई भी अनदर फोर्स है, F3 है, सॉरी F4 फोर्स है, ठीक है, इसको हम ऐड कर ले बोथ दी साइड्स, ओ सी वेक्टर को राइट हैंड साइड में भी ऐड करें, ओ सी वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करें। अब देखिए ये ओ सी डैश किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स F3 है वो किसके इक्वल है, फोर्स F4 की, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसको हम लोग ओ सी डैश को कैसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको कैसे भी लिख सकते हैं, माइनस ओ सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस ओ सी प्लस ओ सी कितना हो गया, जीरो। सो हमारा जो टोटल हुआ ओ ए किसके इक्वल था, हमारा F1 के, प्लस ये किसके इक्वल था, हमारा F2 के, प्लस थर्ड कौन सा था, हमारा फोर्स F3। इन टोटल फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आया वो कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब इस सिचुएशन में ये सिस्टम किसमें है, हमारा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसके साथ आपका थर्ड यूनिट का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।